फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे शख्स थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। सभी फिल्मकार उनके गानों के दीवाने थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके सीधे साधे स्वभाव की कदर करते थे। क्योंकि कहीं पर भी जब रफ़ी साहब आते थे तो उनकी मीठी मुस्कान से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मगर कितना भी अच्छा इंसान हो, वो सबको खुश नहीं रख सकता। ऐसा ही रफ़ी साहब के साथ भी हुआ। रफ़ी साहब की ज़िंदगी में 4 ऐसे बड़े मौके आए जब उन्हें अपमान झेलना पड़ा, लेकिन आखिर में अपमान करने वालों की ही हार हुई। मैं कब गाता मेरे स्वर में। कौन से थे ये फिल्मकार और रफ़ी साहब ने बगैर बदला लिए इनको कैसे झुका दिया? सारे शहर में आप सा कोई नहीं। हम आज की इस खास पेशकश में यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। रफ़ी साहब और लता दीदी फिल्म संगीत के आइकन हैं। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे। जिस तरह पुरुष गायकों में रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं था, वैसे ही फीमेल सिंगर्स में आज तक कोई लता जी के कद के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। किसी भी डुएट सॉन्ग के लिए ये दोनों परफेक्ट सिंगर थे। ये दोनों फिल्मी संगीत से शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे और 60 का दशक आते आते इस जोड़ी का रुतबा इतना बढ़ गया था कि हर संगीतकार इनसे ही गाना गवाना चाहता था। ये जिस संगीत निर्देशक के साथ गाते, उसी का संगीत हिट हो जाता। ये दिल तो मिल कहीं लगता नहीं। बालम हर जाई किया जा तेरी याद आई। मेरे मित्रवा मेरे मित्र, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। मन आनंद आनंद डोले। इस संगीत से होने वाली सारी आमदनी को फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनियां आपस में बांट लेती थी, जबकि संगीतकारों और सिंगर्स को कुछ नहीं मिलता था। बाद में संगीतकारों के विरोध के बाद उन्हें भी रॉयल्टी मिलने लगी, लेकिन तब भी सिंगर्स को उनकी फीस के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता था। तब लता जी ने जोर शोर से रॉयल्टी की मांग उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर संगीतकार को रॉयल्टी मिलती है तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। कोई भी अपनी आमदनी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए संगीत कंपनियों और संगीतकारों ने लता जी का विरोध शुरू कर दिया। लता जी ने किशोर दा, मुकेश साहब, मन्ना डे, तलत महमूद साहब जैसे दिग्गज गायकों से बात की तो वो भी रॉयल्टी की मांग का समर्थन करने लगे। लेकिन सबसे बड़े सिंगर रफ़ी साहब को ये मांग लालच लग रही थी। वो पैसों के मामले में फ़कीर किस्म के इंसान थे और कहते थे कि जब हमने गाने के लिए एक बार फीस ले ली तो हमारा उस गाने पर कोई हक नहीं होना चाहिए। लता जी की सगी बहन आशा भोसले जी भी यही मानती थी। जब रॉयल्टी की मांग पर मतभेद बढ़ गए तो इस मामले पर सभी सिंगर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। ऐसा कहा जाता है कि इस सिलसिले में जब विचार विमर्श हो रहा था तो रफ़ी साहब ने लता दी को महारानी कह दिया था। इससे लता जी मन ही मन नाराज थी। उस दिन की मीटिंग में जब भी रफ़ी साहब ने रॉयल्टी की मांग का विरोध किया तो दोनों के बीच बहस हो गई। रफ़ी साहब वैसे तो सज्जन आदमी थे, लेकिन उन्हें उस दिन गुस्सा आ गया और वो बोले कि मैं आज से आपके साथ गाना नहीं गाऊंगा। लता जी तो पहले ही भड़की हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि आप क्या नहीं गाएंगे, मैं खुद आज से आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इस झगड़े से बाकी सिंगर्स हैरान रह गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उस जमाने के 80% गाने ये दोनों ही गा रहे थे, बाकी सबको कम गीत मिलते थे। इस झगड़े के बाद लता जी ने सभी संगीतकारों से कह दिया कि आज से कभी रफ़ी साहब के साथ उनसे गाने ना गवाएं। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर किसी ने रफ़ी साहब से गाना गवाया तो मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी। इसके बाद रफ़ी साहब नई गायिकाओं के साथ गाने गाने लगे। तू रात खड़ी थी छत पे, मैं
समझा के चांद ने। इन दोनों ने 1963 से 1967 यानी 4 साल तक साथ में कोई गीत नहीं गाया। इससे संगीतकारों को मुश्किल होने लगी। आखिरकार 1967 में संगीतकार एस डी बर्मन के लिए हो रहे संगीत समारोह में दोनों को एक साथ परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया गया, जिसमें दोनों ने ये गीत गाया। दिल पुकारी आरे 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 अभी ना जामे। रफ़ी साहब के निधन के बाद लता जी ने दावा किया था कि वो रफ़ी साहब के साथ गाने को इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि रफ़ी साहब ने उनसे चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी। इस दावे को झूठ बताते हुए रफ़ी साहब के साहिबजादे शाहिद रफ़ी ने कहा कि लता जी वो चिट्ठी दिखाएं, वरना मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा को लिखना नहीं आता था, वो सिर्फ उर्दू पढ़ सकते थे, तो उन्होंने चिट्ठी कैसे लिखी। हालांकि ना लता जी ने वो चिट्ठी दिखाई और ना शाहिद ने मानहानि का केस किया। चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे। रफ़ी साहब का दूसरा मशहूर विवाद हुआ था मशहूर निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा जी के साथ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यार। उन दिनों उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और वो नए नए एक्टर और एक्ट्रेस का करियर बना रहे थे, और रफ़ी साहब और लता जी उनके मनपसंद सिंगर थे। चोपड़ा जी फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर वापस लाने का विचार कर रहे थे, जिसमें कलाकारों पर सिर्फ एक ही बैनर की फिल्में करने की शर्त होती थी, जिसके बदले में उन्हें फिक्स सैलरी देने का वादा था। उन्होंने रफ़ी साहब से भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा, तो रफ़ी साहब ने मना कर दिया। रफ़ी साहब ने कहा कि चोपड़ा साहब, कोई भी कलाकार बंद कर काम नहीं कर सकता, मेरी आवाज़ सबके लिए है। उनका इनकार सुनकर चोपड़ा जी भड़क गए और बोले, आज से मेरी फिल्मों में आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। मैंने आप जैसे बहुत सिंगर देखे हैं, मैं एक नया मोहम्मद रफ़ी बना दूंगा। इस तरह बी आर चोपड़ा फिल्म्स के दरवाजे रफ़ी साहब के लिए बंद हो गए। चोपड़ा जी के कहने पर कई और फिल्मकारों ने भी अघोषित रूप से रफ़ी साहब का बॉयकॉट कर दिया, जिससे उन्हें गाने मिलने कम जरूर हो गए, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुए। उनका काम चलता रहा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये। बी आर चोपड़ा कैंप के संगीतकार रवि जी ने रफ़ी साहब के मुकाबले महेंद्र कपूर से गाना गाना शुरू कर दिया। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे के। लेकिन रवि जी और खुद महेंद्र कपूर जी रफ़ी साहब के दीवाने थे। कपूर साहब तो रफ़ी साहब को अपना गुरु ही मानते थे, लेकिन रवि जी को रफ़ी साहब की कमी अखर रही थी। साल 1965 में बी आर चोपड़ा फिल्म्स एक मल्टी स्टारर फिल्म बना रहा था, जिसका टाइटल था वक्त। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। संगीतकार रवि ने वक्त के लिए सभी गाने महेंद्र कपूर और आशा भोंसले से गवा लिए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि फिल्म के टाइटल ट्रैक से सिर्फ रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं, तो उन्होंने बी आर चोपड़ा से गुजारिश की कि इस गाने के लिए आप रफ़ी साहब को ही बुलाइए। बी आर चोपड़ा पारखी फिल्मकार थे, उन्हें भी रवि जी की बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने रवि जी को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आप रफ़ी साहब से बोलना कि वो ये गाना गाने के लिए इस चेक में जो मनाए उतनी रकम लिख लें, लेकिन ये गाना ज़रूर गाएं। वक्त लाया था बहारे, वक्त लाया है खिज़ां। हालांकि रफ़ी साहब को ना तो पैसे का लालच था और ना ही ईगो। उसके अलावा रवि जी ने जब ये कहा कि अगर आपने ये गाना नहीं गाया तो मैं इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगा, तो रफ़ी साहब तैयार हो गए। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। उन्होंने अपनी महानता का एक और सबूत पेश किया और उस ब्लैंक चेक पर उतनी ही रकम भरी जितनी उनकी सामान्य फीस थी। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनक। लगभग ऐसा ही वाकया रफ़ी साहब और अलबेली धुनों के बादशाह ओपी नैयर के बीच हुआ था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों। तो हमने लाख हंसी देखे, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। ओपी नैयर जितने कामयाब संगीतकार थे,
उतने ही गुस्सैल और तुनक मिजाज भी थे। चाहे संगीत हो या जिंदगी, वो दोनों को अपनी शर्तों पर जीते थे। फीमेल सिंगर्स में उनको आशा जी ही सबसे ज्यादा पसंद थी और मेल सिंगर्स में रफ़ी साहब। इसके अलावा वो आशा भोसले के साथ रिलेशन में भी रहते थे, लेकिन उनकी बड़ी बहन लता जी से उन्होंने कभी कोई गीत नहीं गवाया। उन्हें 1968 में रफ़ी साहब के साथ जॉय मुखर्जी की फिल्म हम साया के लिए गीत रिकॉर्ड करना था। दिल की आवाज भी सुन। लेकिन उस दिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए बहुत देर से पहुंचे, तो उन्होंने नैयर साहब से माफी मांगी और कहा कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में बार बार रीटेक देने की वजह से लेट हो गया। शंकर जयकिशन और ओपी नैयर प्रतिद्वंदी थे, इसलिए रफ़ी साहब की बात से वो चिढ़ गए और बोले, तुम्हारे पास शंकर जयकिशन के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं, तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर भी रफ़ी साहब ने रिएक्ट नहीं किया। वो जानते थे कि ओपी नैयर का गुस्सा कितना ख़राब है। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा कि पहले ये गाना रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद हम आराम से अलग हो सकते हैं। ओपी नैयर भी रिकॉर्डिंग के लिए मान गए। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। ये गाना रिकॉर्ड करके रफ़ी साहब चुपचाप स्टूडियो से चले गए और दोनों ने अगले 4 साल तक साथ काम नहीं किया। उन्होंने भी रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर को चुना, लेकिन इसके बाद नैयर की धुनों से रस चला गया, उनकी फिल्में पिटने लगी। करीब 4 साल बाद एक दिन रफ़ी साहब अचानक उनके घर आए, तो उन्हें देखकर ओपी नैयर भावुक हो गए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि तुम एक कामयाब सिंगर ही नहीं, बल्कि मुझसे बेहतर इंसान भी हो। तुमने अपने ईगो पर जीत हासिल कर रखी है, जो मैं नहीं कर पाया। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल। इस तरह की चौथी घटना है जो रफ़ी साहब और महान निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के बीच हुई थी। गुरुदत्त भी रफ़ी साहब की आवाज़ के दीवाने थे और दोनों ने मिलकर कई नायाब गीत गाए। हम आपकी आंखों में ये दुनिया अगर मिल भी जाए, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ। गुरुदत्त उन दिनों एम सादिक की फिल्म चौहदवी का चांद में काम कर रहे थे। इसके टाइटल ट्रैक के लिए शकील बदायूनी ने गाना लिखा था और सब चाहते थे कि ये गीत रफ़ी साहब ही गाएं। चौदवी का चांद हो या आफताब। रफ़ी साहब के हाँ करने के बाद ये तय किया गया कि गुरुदत्त जी के घर पर इस गाने की रिहर्सल की जाएगी। जिस दिन रिहर्सल थी, उस दिन सब लोग वक्त से पहुंच गए, लेकिन रफ़ी साहब नहीं आए। तब मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए गुरुदत्त जी के भाई को रफ़ी साहब को ढूंढने भेजा गया। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस स्टूडियो में पहुंच गए जहां पर रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। रफ़ी साहब ने उन्हें देखा तो फौरन उनके पास आए और बोला कि आप जाइए, मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग खत्म करके आपके घर आ जाऊंगा। इस तरह रफ़ी साहब को देर हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद जब वो गुरुदत्त के घर आए, तो वहाँ उनका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। सब लोगों को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, इसलिए रफ़ी साहब ने अपनी आदत के मुताबिक सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो गाना बहुत खूबसूरत था, इसलिए बार बार रीटेक होने की वजह से मुझे देर लग गई। गुरुदत्त को लगा कि रफ़ी साहब उनके गाने को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो वो तल्खी से बोले कि हो सकता है कि वो गाना बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको जो गाना गाना है वो भी बहुत स्पेशल है। चौदवी का चांद हो या आफताब। रफ़ी साहब बेकार की बहस में नहीं पड़ते थे, इसलिए वो फौरन बोले, इसमें क्या शक है, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब इस गाने की रिहर्सल चौदवी पूरी का हुई, तो रफ़ी चांद साहब ने अपने हो शब्द वापस ले लिए या और कहा कि आफताब। वाकई ये गाना उस गाने से ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ऐसे थे रफ़ी साहब। उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और दिलचस्प वाक़ये पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।